सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। पहले मैं आपको कराऊंगी सैम्पल पेपर के पार्ट 2 में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं और अब हम इन्हें फटाफट देखते हैं। फटाफट क्यों देखते हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैंने चैप्टर 1 से 15 तक के प्रीवियस ईयर के सारे रिवीजन वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूं अपने चैनल पर। तो हमने वहां फुल डिटेल में मैंने आपको सारी बातें बारीकी से बताई हैं। तो अगर आपको यहाँ कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे उन रिवीजन वीडियो से भी उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आपको भी ये फटाफट ही करने पड़ेंगे क्योंकि आपने विद इन 1 आवर ये 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। तो आपने 3825 को लिखना है, साइड में अभाज्य संख्याओं को नोट कर लेना है 2, 3, 5, 7, 11, 13। और अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 पर देखने के लिए हमने क्या करना है, 5 इनके अंकों को जोड़ना है। 5 और 2 7, 8 7 15 और 3 18। 18 3 के पहाड़े में आता है तो ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर जोड़ लीजिए 2 और 1 3, 7 और 3 10 और 5 15, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 और 2 6 और 5 11, नहीं जा रहा है, 5 पर जाएगा। तो बेटा जी 5 8 40, 5 5 25, जब तक डिजिट के एंड में 5 आता है वो 5 पर तो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 खुद अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17। तो आपने पेपर में सिर्फ इतना लिख कर आना है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। और ये पहले क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वर्बल है। 5 जमा 5 वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय। जिस भी संख्या में वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, ध्यान दें मेरी बात पर, वर्गमूल 5 अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल आ जाए वो हर हालत में अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि देखो वर्गमूल 5 अपरिमेय है और 5 परिमेय है तो दोनों की वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, अपरिमेय, और उसमें 5 जोड़ोगे तो फिर भी वो अपरिमेय ही रहेगी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए पहले चैप्टर में से हमारे ना 4 क्वेश्चन आने थे, ये चारों ही क्वेश्चन वहाँ से दे रखे हैं। 336 और 54 का HCF ज्ञात करो। अब ये HCF ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आपका अभाज्य गुणनखंड का है और एक तरीका डायरेक्ट भी है। मेरी दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें ये 1 नंबर में करना है तो हमने केवल HCF का आंसर लिखना है, तो एग्जामिनर को हमने सॉल्व करके नहीं दिखाना है। तो इन दैट केस आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि 336 को 54 से डिवाइड किया भाग विधि से। क्लियर? तो 5 6 30, 6 चौक 24, 2 6 5 30 और 2 32। तो हम इसको 6 पर ले लेते हैं तो ये हो गया 324। याद करें कैसे करते थे, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 12 को आगे रखा, 54 को बीच में रखा, 12 पंजे 60 और भाई 12 चौक 48, 14 में से 8 गए 6 और 12 और 6 दूनी 12। लास्ट आंसर जहाँ 0 आ जाता है तो जो लास्ट भाजक है वो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो वो महत्तम समापवर्तक हमारा 6 आ गया। और ये बेहद आसान तरीका था महत्तम समापवर्तक निकालने का। ध्यान से समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता तो हम ऐसे नहीं करते, तो आप ये तरीका लगा सकते हो, बट आपने आंसर शीट में ऐसे नहीं करके आना है। वहाँ जब आंसर पूछा तो आंसर ही लिख के आना है। क्लियर? मैं इसको फिर भी अभाज्य गुणनखंड से बता देती हूँ। 2 एकम 2 और भाई 2 6 12 और 2 8 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 42 21, 3 पे जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। ध्यान देंगे 336 आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। आप इसको घात में लिखोगे तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। सेकेंड टर्म आपकी है 54। इसमें ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि कई बच्चों का अभाज्य गुणनखंड अच्छा नहीं होता। 2 दूनी 4, 2 7 14, भाई 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 54 हो गया। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 2 गुणा 3 की घात 3। और महत्तम समापवर्तक होता है कि जो गुणनखंड साझा हैं उनकी न्यूनतम घात।
टेक्निकल तरीका यही है। अदरवाइज मैंने क्या बताया था कि जो जो गुणनखंड मिलते हैं, एक तो 2 मिल रहा है और भैया एक 3 मिल रहा है, तो 2 गुणा 3 6 आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि जो भी गुणनखंड मिलते हैं उनकी न्यूनतम घात, 2 मिल रहा है, 2 की घात यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 की घात 1 ही लेंगे हम यहाँ पर, तो 2 आ गया। 3 मिल रहा है, 3 की घात यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 लेंगे और 2 तिया 6। तो देखिए महत्तम समापवर्तक इस तरीके से भी आ जाएगा, लेकिन ये हमें लंबा पड़ रहा है। हमने 1 नंबर का क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हमने 60 मिनट में करने हैं, जो कि बहुत कम समय पड़ता है हमारे लिए, तो हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी कवर करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 64/455 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर के हर के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 455 2 पे तो जाएगा नहीं, 5 और 5 10 और 4 14, 14 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 5 पर लेते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5 और 7 और 13 और 13 एकम 13, तो 455 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुना 7 गुना 13। हमने ये देखा था कि अगर डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की और 5 की ही घात आती है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, किसी भी परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर में हर में या तो 2 की घात आए या 5 की आए या 2 और 5 दोनों आए। इसके अलावा अगर कोई और अभाज्य संख्या हर के गुणनखंड में आ जाती है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं रहता, वो अशांत और आवर्ती आ जाता है। तो ये दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक द्विघात बहुपद दे रखा है, ये सेकंड चैप्टर में से है। द्विघात बहुपद 7x की 2 घटा 3x जमा 1 के शून्यकों का योग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटी सी बात फटाफट बता देती हूँ। अगर कोई द्विघात बहुपद ये है आपका, तो इसके शून्यकों का योग जिसे हम सम कहते हैं वो क्या होता है -b/a, और शून्यकों की गुणा क्या होती है c/a, जिसमें a क्या है x की 2 का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, c क्या है स्थिरांक। तो इस बहुपद में a x की 2 का गुणांक कितना है 7, ध्यान देंगे मेरी बात पर, a कितना है 7, b x का गुणांक कितना है, b आपका है -3 और c आपका है 1। वर्बल क्वेश्चन है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। शून्यकों का योग बताना है। शून्यकों का योग होता है -b/a, यानी x के गुणांक को x की 2 के गुणांक से भाग कर दो और आगे माइनस लगा दो, तो ये है आपका। तो माइनस पहले से है भैया, और -3/7 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3/7। ठीक है भाई। अगर प्रोडक्ट पूछी होती तो c/a यानी 1/7 आ जाती। आगे चलते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को क्या कहते हैं s, और गुणनफल को प्रोडक्ट यानी p, ये हमें दे रखा है। ये वैल्यू हमें s दे रखी है, ये वैल्यू हमें p दे रखी है, तो हमें वो द्विघात बहुपद बताना है। ये भी मैं आपको अपने रिवीजन वीडियो में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ कि अगर हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग s और प्रोडक्ट p दे रखी है, तो उस बहुपद को हम इस एक सूत्र से तुरंत निकाल सकते हैं, x की 2 माइनस sx जमा p। तो अब ये ध्यान देंगे, x की 2 माइनस s की जगह आ जाएगा 1/3x, और p प्रोडक्ट माइनस में है और यहाँ प्लस है तो -1/3। लेकिन आपके पास यहाँ पर ये बटे वाला कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप इस बहुपद को 3 से गुणा कर दीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं 2 अल्फा बीटा, अगर उस द्विघात बहुपद को आप किसी संख्या से गुणा कर दो, मान लो 5 से गुणा कर दिया या भाग कर दो, तो भी उसके शून्यक वही रहेंगे। एक छोटा सा मैं आपको जल्दी से बता दूं कि x की 2 माइनस 5x जमा 6 है, आप ट्राई कर लेना, इसके शून्यक 2 और 3 आएंगे। क्लियर। अब इस बहुपद को आप क्या करो, 5 से गुणा कर दो, ये बन गया 5x की 2 घटा 25x जमा 30, इसके शून्यक भी 2 और 3 आएंगे, आप ट्राई कर लेना। तो किसी भी बहुपद को किसी संख्या से एक स्थिरांक से, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने
पर शून्यकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शून्यकों पर फर्क नहीं पड़ता तो उनकी गुणा और जमा पर फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 लघुत्तम ले लें, लेकिन लघुत्तम को दिखाना नहीं है। तो एक्चुअल मेथड तो क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करना हर टर्म को। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x² बनेगा, इसको 3 से करोगे कट जाएगा घटा 1। तो ये आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ये है बी पार्ट। क्लियर? मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे रिवीजन वीडियोज़ को आप देखें जिनमें मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बता रखा है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7, रैखिक समीकरणों का युग्म ये और ये संगत है या असंगत है। ठीक है भाई, तो यहाँ फटाफट से एक रिवीजन भी साथ साथ ले लेते हैं कि अगर आपको 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 और a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0, तो इसमें हम क्या करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड करते हैं। और 3 कंडीशन होती हैं कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक हल आएगा, अद्वितीय हल आएगा और संगत होंगे समीकरण। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं आएगा। एम आई राइट? नो। तो ये हाँ रेखाएं वो हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी और समीकरण युग्म फिर से संगत आएगा और उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि अगर a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत आएंगे। रेखाएं समानांतर होंगी जिनका कोई साझा हल नहीं होगा। यहाँ रेखाएं कोइंसिडेंट होंगी यानी संपाती होंगी और वहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो अब आपका पहला समीकरण युग्म तो ये है। ठीक है भाई, 8 को इधर ले आओ तो 4/3x जमा 2y घटा 8 बराबर 0। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप डिनोमिनेटर को गायब कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 को लघुत्तम ले लो, तो ये बन गया 4x जमा 3 दूनी 6y घटा 24 बराबर 0। क्लियर? और आगे चलें। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हमने क्या सॉल्व करना है। सेकंड आपका है 2x जमा 3y घटा 12 बराबर 0। अब आप निकाल लो a1/a2। भाई हम 1 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं। a1/a2 यानी 4/2 2 आ गया, b1/b2 6/3 2 आ गया और भाई c1/c2 -24/-12 ये भी 2 आ गया। तीनों बराबर आ गए तो समीकरण युग्म संगत है। उसके अनंत हल आएंगे तो हम इसको लिख देंगे कि ये समीकरण युग्म संगत है। तो आपने इस चीज़ को समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपका आगे भी आएगा तो आपने इसको ध्यान रखना है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपको 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं जिनको आपने हल करना है 1 नंबर में। तो कितनी जल्दी आप कर सकते हैं वो आपने देखना है। पहला क्वेश्चन नंबर है 8, पहला समीकरण है s - t बराबर 3। क्लियर भाई? दूसरा समीकरण ध्यान से देखें, s/3 + t/2 = 6। राइटिंग पे ध्यान मत देना भाई। 6 को एलसीएम ले लो, इसमें बटा को ख़त्म करो। जब भी आप रैखिक समीकरण करते हो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको ख़त्म कर दो। तो 6 एलसीएम आ गया तो ये बन गया 2s जमा 3t बराबर 6 उधर चला जाएगा तो 2s + 3t बराबर 36। और दूसरा ये है s - t बराबर 3। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, इसको 3 से गुणा कर दो। क्या बन गया? 3s - 3t बराबर 3 3 9 कट गया। 5s बराबर 45, 5 9 45। s की वैल्यू आ गई 9। फटाफट से रखना है, s की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो 9 घटा t बराबर 3। 3 को इधर ले आइए, 9 घटा 3 6। t की वैल्यू 6 आ रही है और s की 9 आ रही है। ऑप्शंस गिवन है, s 9 t 6। ये है आपका पार्ट सी। अब ये आप देखिए कि ये क्वेश्चन आपका लंबा है 1 मार्क के अकॉर्डिंग, तो आप कितनी जल्दी इसको कर पाते हैं। आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते थे कि ऊपर से s की वैल्यू को लेते और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते।
आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, देखिए क्या डाउट है। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x की 2 घटा x घटा 2 बराबर 0 के गुणनखंड करो। भाई समीकरण के गुणनखंड नहीं होते हैं, गुणनखंड तो बहुपद के होते हैं। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मे बी आई एम रॉन्ग, कि इधर आपका ना 0 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो गुणनखंडन हम कैसे करते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं। तो मध्य पद क्या है 1 और ये कितना है 6 दूनी 12। भाई गुणा करो तो 12 आए, जोड़ो और घटाओ तो 1 आए, तो 4 तिये 12 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो 6x की 2 घटा, यहाँ ध्यान देना भाई ब्रैकेट लगा देनी है, 1 की जगह 4 घटा 3 x घटा 2 बराबर है 0। ध्यान देंगे 6x की 2 घटा 4x घटा घटा जमा 3x घटा 2 बराबर है 0। और यहाँ से इन दोनों में से 2x कॉमन, तो ये बन गया भाई 3x माइनस 2, और इन दोनों में से 1 कॉमन, ये बन गया 3x माइनस 2 बराबर है 0। तो 3x माइनस 2 ब्रैकेट 2x जमा 1 बराबर है 0। अब हमें हल नहीं करना, हमें गुणनखंड कहा है, तो गुणनखंड केवल यही आपका होगा। तो यहाँ आप इसे छोड़ दीजिए। अदरवाइज सॉल्यूशन निकालना हो तो यहाँ से x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -1/2। और अब ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मूल निकालने हैं, तो गुणनखंड करके इक्वल टू 0 करना है। तो 2x की 2 जमा x घटा 6। तो चलिए अब मैं कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। 2x की 2 जमा x घटा 6 बराबर 0। फिर मध्य पद 1 है और भाई वही 4 6 दूनी 12 है, तो 4 में से 3 गए 1, बिल्कुल वही टुकड़े बनेंगे। तो मैं जल्दी से करूँगी। अब यहाँ बिल्कुल ऊपर वाला है भाई 6 दूनी 12, गुणा करो 12 आए, जोड़ो या घटाओ तो 1 आना चाहिए। तो 4 तिये 12, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पहली 2 टर्म्स में 2x कॉमन आ गया, तो 2x कॉमन आ गया तो x जमा 2, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आ गया, 3x जमा 2 बराबर है 0। इन दोनों में से फर्दर x जमा 2 कॉमन आ गया, तो ये बच गया 2x माइनस 3 बराबर है 0। एक बार आप x जमा 2 को 0 करें तो x की वैल्यू आ गई -2, और एक बार आप 2x माइनस 3 को 0 करें तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये जो 2 मूल हैं, पहला है -2 और दूसरा है 3/2, ये आपने यहाँ पर लिख देने हैं। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि 3x की 2 जमा kx जमा 3 बराबर 0 के मूल समान है। ये आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है। अब बहुपद ये हमें दे रखा है, द्विघात समीकरण, बहुपद नहीं, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। 3x की 2 जमा kx जमा 3 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान ज्ञात करें। आप याद करें क्या रिजल्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि अगर ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण होता है तो हम उसका विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac निकालते हैं, और अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तभी हमारे मूल समान आते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन 95% तक आता है, तो आप इस बात को याद रखें। तो ये तो आपका a हो गया 3, ये आपका b हो गया k, और बेटा जी ये आपका c हो गया 3। क्लियर। और अब हमने जस्ट क्या करना है कि अगर मूल समान है तो b² माइनस 4ac 0 होना चाहिए, b के प्लेस पर रख दीजिए k², 4 गुणा 3 गुणा 3 बराबर है 0, 4 तिये 12, 12 तिये 36 बराबर है 0। ये क्या आ जाएगा k² बराबर है 36, और जब आप वर्गमूल करेंगे तो k की वैल्यू ±6 आएगी, क्योंकि 6 का वर्ग भी 36 होता है और -6 का वर्ग भी 36 होता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। P के किन मानों के लिए, ये देखिए मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी शुरुआत में या बीच में मैंने जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ से मैंने इसको स्टेटमेंट को थोड़ा स्किप कर दिया है, हमने जस्ट बेसिक बातें यहाँ लिखी हैं। तो P के किन मानों के लिए, और 2 समीकरण आपको दे रखे हैं, x जमा y जमा 1 बराबर 0 तथा 4x जमा py बराबर 8 है। मैं 8 को इधर ला रही हूँ, -8 बराबर 0 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल अभी हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो में कि अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होता है। a1 क्या है 1, a2 क्या है 4, b1 क्या है 1, b2 क्या है p, और दोनों बराबर ना हो, आर पार गुणा कर लीजिए, p एकम p बराबर ना हो 4 एकम 4। अगर p 4 के बराबर ना हो, बस
पी के किन मानों के लिए अद्वितीय हल है? तो 4 को छोड़कर बाकी सभी मानों के लिए इसका अद्वितीय हल है। तो इसका आप उत्तर कैसे लिखेंगे? P बराबर नहीं है 4 के लिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ये आप लिख सकते हैं कि सभी 4 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इस युग्म का अद्वितीय हल है। एपी का सारवंतर क्वेश्चन नंबर 13 कितना आसान है। एपी का सारवंतर, एपी क्या है? 4 1 -2 -5। सारवंतर क्या होता है? A2 - A1। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद 1 है, -4 कितना आ जाएगा? -3। तो एपी का सारवंतर -3 हो गया। अगला क्वेश्चन है एपी का 14वां पद निकालना है। तो 14वें पद का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर भी 14 ही है। a जमा 13d, ए कितना है? 5। डी अभी अभी हमने निकालना सीखा है, पिछले में से अगला पद 12 में से 5 गए 7, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 जमा 13 गुणा 7, 13 7 91, और 91 और 5 कितना आ जाएगा? 96। तो ये 96 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। 15वां, पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग खाली स्थान है। बेहद आसान क्वेश्चन, पहली 50 प्राकृत संख्याएं। तो यहाँ ध्यान देंगे 15वां क्वेश्चन, 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश 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 जमा 50, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के 50 पदों का योग। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d, या a जमा l। याद करें, a प्रथम पद, l लास्ट पद। सब हमें पता है। n यानी कुल पद कितने हैं? 50। a कितना है? 1। l कितना है? 50। इसमें पुट कर दीजिए 50/2 ब्रैकेट 1 जमा 50, ये 25 आ जाएगा। और 25 और गुणा 50 और 1 51, 25 एकम 25, 2 25 पंजे 150 और 2, ये कुछ वेट ए मिनट, नहीं बिल्कुल ठीक है, यही आएगा आपका। तो 1525 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए 1525। अब आपको 16वां क्वेश्चन फिर एपी का है। एपी डैश 2 -1 -4 के अगले 3 पद लिखो। वैसे तो वर्बल क्वेश्चन है, देखिए कितना कितना डिफरेंस आ रहा है 3 3 का। 2 में से 3 घटाया तो -1 आया, -1 में से 3 घटाया तो -4, तो अगला पद बनेगा -7 -10 और -13। हमने तो 1 नंबर का क्वेश्चन करना है। फिर भी अगर कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि हम पहले ए निकालेंगे फिर डी निकालेंगे। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, 2 -1 -4। ए आपका 2 है, डी आपका -1 -2 यानी -3 है। 3 पद आपको दे रखे हैं और आपने चौथा पद निकालना है। तो a जमा 3d बेटा, a हो गया 2, 3 d की जगह -3, 2 घटा 9 कितना आ गया? -7। यही मैंने आपको बताया था। -7 में -3 करेंगे तो -10 आ जाएगा, और उसमें -3 करेंगे तो -13 आ जाएगा। तो ये आपके नेक्स्ट -7 -10 और -13। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं समरूप या सर्वांग सम। देखिए मैं अभी आपके सामने 2 वर्ग बना देती हूँ भाई। ये 2 वर्ग बना दिए मैंने, एक छोटा वर्ग बना दिया मैंने और एक बड़ा वर्ग। क्या ये सर्वांग सम है? सर्वांग सम आकृतियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी 2 आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। क्या ये दोनों वर्ग एक दूसरे को ढक पा रहे हैं? नहीं, एक की भुजा छोटी है और एक की भुजाएं बड़ी हैं, तो ये सर्वांग सम नहीं है, ये समरूप हैं। इनका रूप एक सा है तो ये समरूप हैं। अगर इस तरह में वृत्त आ जाए, सभी वृत्त, वो भी समरूप होते हैं। त्रिभुज नहीं होते हैं सभी समरूप, ये ध्यान रखिएगा। सभी आयत समरूप होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भाई इसके ऑप्शंस शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, तो वो मैं भी यहाँ पर आपको बता दूंगी। त्रिभुज MNL और QPR, ये बात आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन त्रिभुज उल्टे दे रखे हैं। यहाँ पर आपको जो ट्रायंगल है वो उल्टे दे रखे हैं। जो स्टेटमेंट कहती है वो क्या कहती है कि त्रिभुज MNL और दूसरे त्रिभुज का नाम इन्होंने लिखा है QPR।
आर, जबकि यहाँ पर एम एन एल तो ऐसे बनाया और क्यू नीचे है, तो हम इस क्यू को रोटेट कर देंगे इस तरह से। तो मैं दोनों ट्राइंगल यहाँ आपके सामने एक बार फिर बनाती हूँ। एम एन एल, ध्यान दें ये आपका 70 डिग्री है, ये 2.5 है और ये 5 है। 2.5 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर और ये 5। और m की तुलना मैं अपने रिवीजन वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे हम सर्वांग समता और समरूपता चेक करते हैं। तो m की तुलना आप क्यू से करोगे, m की तुलना क्यू से, क्योंकि इसने खुद भी बोल रखा है भी क्यू पी आर है समरूप। तो इसको रोटेट कर लो, क्यू को ऊपर ले आओ तो p उधर चला जाएगा और r इधर आ जाएगा। अभी भी मैं शायद थोड़ी सी गड़बड़ कर रही हूँ। क्या गड़बड़ कर रही हूँ कि n के साथ p आना चाहिए, तो रोटेट भी करेंगे और पलटेंगे भी हम इसको। तो क्यू यहाँ आना चाहिए, p यहाँ आना चाहिए और r यहाँ आना चाहिए। क्यू पर जो एंगल है वो हो गया भाई 70 डिग्री। क्यू पी जो भुजा है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और वेट ए मिनट बेटा, मेज द स्टेटमेंट, हाँ। और ये जो आपकी क्यू आर भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये समरूप है। तो क्वेश्चन क्या है कि समरूपता का कौन सा नियम यहाँ लग रहा है। 4 नियम आपको 3 दिए गए हैं, एस एस एस, ए एस, ए एस और नन ऑफ द दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप ध्यान से देखें। एक तो एंगल मिल रहा है और भुजाओं का अनुपात 2.5/5। जब इन दोनों की रेशो करते हैं तो 2.5/5 1/2, और इन दोनों की रेशो करते हैं 5/10 तो ये भी 1/2। तो 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है। 2 भुजाओं के बीच का कोण, तो कौन सा नियम लग रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है SAS सर्वांग समता नियम। और वैसे भी ये सिर्फ मैंने आपको डिटेल में समझाया, 1 मार्क में आपको कोई उलटने पलटने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखें, 2.5 की तुलना 5 से कर देना, 5 की तुलना 10 से कर देना, क्योंकि बुक वाले ने खुद कहा है कि समरूप हैं। समरूप हैं तो हमें 2 भुजाएं दे रखी हैं और एक कोण दे रखा है, तो भुजा कोण भुजाई नियम लगेगा आपका, सिंपल। तो साइड एंगल साइड लग जाएगा, तो ज़्यादा डिटेल में मत जाना। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 2 ही पार्ट है, बेहद आसान क्वेश्चन है। आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं, 2 त्रिभुजों की, त्रिभुज की 2 नहीं सॉरी 2 त्रिभुजों की 3 भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं 7, 24, 25 और भाई दूसरे त्रिभुज की भुजा हैं 8, 6, 3। और ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कितना आसान क्वेश्चन है, 8th लेवल का क्वेश्चन है। अगर किसी त्रिभुज, अगर 3 भुजाओं से किसी त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है तो हमारे पास एक ही तरीका होता है और वो तरीका होता है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है भाई। तो आप क्या कर लीजिए, इनके स्क्वायर कर लीजिए। पहले भाग में देखिए, मान लो ये ए है और ये बी है, ए भाग को पकड़ लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और भाई 25 का स्क्वायर 625। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है, करके देख लेना। तो ऑब्वियसली ये समकोण त्रिभुज है। इसको देखोगे तो ये नहीं है, क्यों, 8 का स्क्वायर 64, भाई 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, और किन्हीं 2 का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 100 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। जल्दी से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये O है, ये P है, ये P से एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये P से भाई दूसरी ये खींच गई समझ लीजिए, तो ये PA और PB हैं और इनके बीच में 100 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, ध्यान देना है, 100 डिग्री। अब क्वेश्चन भी समझना है। एंगल POA, पहले तो मैं इसको डायग्राम को कंप्लीट कर लूँ। ये एंगल हमें पता है 90 होता है, ये एंगल हमें पता है 90 होता है, और हमें जो एंगल फाइंड करना है POA, ये फाइंड करना है। ठीक है भाई। इसको हम 1 मिनट के लिए फिर से रब कर दें तो ये अंदर वाला पूरा कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ये 100 है, ये 90 है और ये 90 है। 90 90 180 और 100 कितना हो गया, 280। 360 में से जब आप 280 घटाएंगे तो बच गया 80 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल आ गया 80 डिग्री।
कंप्लीट एंगल नहीं बताना हमने एंगल POA बताना है। तो POA इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि त्रिभुज जो है ऊपर नीचे वाले ये सर्वांग सम होते हैं। तो जब ये पूरा एंगल 80 है तो POA यानी ये वाला कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और ये आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। बिना पढ़े ये मत सोच लीजिएगा कि ये पूरा 80 डिग्री वाला पूछा है, नाम जरूर पढ़ना है एंगल POA। तो ये बेटा जी बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर के पार्ट 2 के पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो लेक्चर में लूँगी। आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ डू शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।